सो नेक्स्ट आ जाते हैं टूवर्ड्स द कम्युनिकेबल डिजीज डिप्थीरिया, जो कि मोस्ट कॉमन है किन में, इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। फर्दर एपिडेमियोलॉजी में आ जाए, सो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, डिप्थीरिया के केसेस आपको देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द विंटर्स एंड इन ऑटम्स। फॉर प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्टली केसेस बिलोंग करेंगे अर्बन एरिया से और उनके स्लम्स से, कच्चे इलाकों से। और जहां तक पर्सन डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, सो मेल और फीमेल दोनों इक्वली इफेक्ट होंगे किससे, डिप्थीरिया से। और मोस्ट कॉमनली कौन सा एज ग्रुप इन्वॉल्व होगा, पीडियाट्रिक एज ग्रुप, जो कि 1 to 5 ईयर ओल्ड का है। सो डिटर्मिनेंट्स की अगर बात करें, सो डिटर्मिनेंट्स में हमारे पास कौन कौन से थे, प्राइमरी डिटर्मिनेंट एंड सेकंड पे सेकेंडरी डिटर्मिनेंट। प्राइमरी डिटर्मिनेंट में कॉजेटिव एजेंट आ जाएगा। डिप्थीरिया के लिए कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, एक बैक्टीरिया है, नाम क्या है, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। एंड सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स में वही ओवरक्राउडिंग, एक छोटा कमरा है, छोटा घर है, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, सो ऑब्वियसली ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाएगी। या फिर हमारे पास लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, जाहिर सी बात है जिसका लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा उसका घर भी छोटा होगा, ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज भी इंक्रीज हो जाएगी। ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज की बात कर ही रहे हैं तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। सो क्या होगा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, नेजोफेरेंजियल सेक्रीशंस, सबसे पहला नंबर इसका आ जाता है। सेकंड पे कांटेक्ट विद फोमाइट्स, और थर्ड पे हमारे पास कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड स्किन लीजन्स। अब स्किन लीजन्स थोड़ा यूनिक है, कैसे कि अगर स्किन लीजन्स हैं केस के अंदर, सो ऑर्गेनिज्म भी डिस्चार्ज हो रहे हैं उन स्किन लीजन से। फॉर एग्जाम्पल एक हेल्थ केयर वर्कर है जिसकी स्किन पे कट लग चुका है, या कोई वूंड है, या कोई अल्सर है। अब ये जो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम स्किन लीजन आ रहा है, ये डिपॉजिट किधर हो सकता है, इन दोज कट्स, इन दोज वुंड्स, इन दोज अल्सर्स, एंड थस ट्रांसमिटिंग द डिजीज फ्रॉम केस टू द हेल्थ केयर वर्कर। इस तरह हमारे पास नेजोफेरेंजियल सेक्रीशन, फोमाइट्स एंड स्किन लीजन्स डिजीज ट्रांसमिट करेंगे इन द कम्युनिटी। सो फिर आ जाते हैं टूवर्ड्स द पैथोजेनेसिस ऑफ द डिजीज। अब डिप्थीरिया काफी मुख्तलिफ तरीकों से प्रेजेंट कर सकती है, फेरिंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकती है, लेरिंग्स को भी, स्किन को भी, और नेजल पैसेजेस को भी इन्वॉल्व कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर डिप्थीरिया इफेक्ट कर रही है फेरिंग्स ऑफ आवर इंडिविजुअल, सो फेरिंग्स में जाते ही एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा क्या, डिप्थीरिया। एक्सोटॉक्सिन की वजह से फेरिंग्स की जो एपिथेलियम है उसकी डिस्ट्रक्शन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, और एंड प्रोडक्ट एक सीडो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी इन द फेरिंग्स ऑफ द इफेक्टेड इंडिविजुअल। सो सीडो मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब आप नोट कर सकते हो कि कैसे सीडो मेम्ब्रेन का कलर क्या है, ग्रेइश व्हाइटिश है, फेरिंग्स में है और प्रॉपर बॉर्डर्स है। अब अगर आप प्रैक्टिस में हो, सो यू कैन ट्राई पुलिंग दिस मेम्ब्रेन आउट, बट यू आर गोइंग टू फेल। क्यों, क्योंकि टंग डिप्रेसर से आप अगर रिमूव करने की कोशिश करोगे, मेम्ब्रेन तो रिमूव नहीं होगी बट फेरिंग्स से ब्लीड करना पेशेंट शुरू कर देगा। और कभी भी आपके पास डिप्थीरिया का केस आए, यू आर सिंपली गोइंग टू रेफर दिस पेशेंट टू द स्पेशलिस्ट, क्योंकि दिस मेम्ब्रेन कैन इवन प्रोग्रेस एंड कैन लीड टू रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। सो फिर आ जाते हैं टुवर्ड्स द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द डिजीज। अब डिप्थीरिया डिफरेंट तरीकों से प्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रैक्टिस में फेरेंजियल डिप्थीरिया का केस आ जाता है इन्वॉल्विंग द फेरिंग्स। सो किन किन साइंस एंड सिम्टम्स साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। सबसे पहले पेशेंट में हाई ग्रेड फीवर होगा। हाई ग्रेड फीवर के साथ जब आप थ्रोट की एग्जामिनेशन करोगे, फेरिंग्स पे आपको सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन नजर आएगी, जिसके वही फीचर्स थे कि सेपरेट नहीं कर पाओगे, ब्लीड कर रही होगी मेम्ब्रेन, और प्रॉपर उसका ग्रेइश व्हाइटिश कलर होगा। फर्दर एग्जामिनेशन पे आपको पेशेंट की नेक भी एनलार्ज्ड मिलेगी और पेशेंट कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेगा। अब इस कंडीशन को कहते क्या है, बुल नेक। और ये होता क्यों है, ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इसी तरह अगर लेरेंस की इन्वॉल्वमेंट होगी, पेशेंट हमारे पास लेरेंजियल डिप्थीरिया के साथ प्रेजेंट करेगा विद साइंस एंड सिम्टम्स लाइक कफ, विद स्ट्राइडर, विद होर्सनेस ऑफ वॉइस, और लास्ट में हमारे पास रेस्पिरेटरी
ऑब्स्ट्रक्शन। टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ लेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट। हो सकता है मेम्ब्रेन हो लेरिंग्स पे, हो सकता है ना हो, बुक में यही लिखा हुआ है, आपने भी इसी तरह याद रखना है। और इसी तरह अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है विद नेजल डिप्थीरिया, सो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स होंगे पेशेंट में? सबसे पहले स्यूडोमेम्ब्रेन की फॉर्मेशन होगी इन द नेजल कैविटी विद एक्सुडेट्स। अब इन एक्सुडेट्स की वजह से एक फाउल ऑर्डर होगी पेशेंट की ब्रेथ। और लास्ट में अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है विद स्किन फाइंडिंग्स, सो ये ऑटोमेटिकली केस होगा किस चीज का? ऑफ क्यूटेनियस डिप्थीरिया। और इन पेशेंट्स में आपको कैरेक्टरिस्टिक अल्सर मिलेंगे जिनको हम कहते हैं पंच्ड आउट अल्सर। और ये अल्सर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। अब आप नोट करो कि कैसे इन अल्सर्स के प्रॉपर मार्जिन्स हैं। और ये अल्सर कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है हमारे पास क्यूटेनियस डिप्थीरिया की। और क्यूटेनियस डिप्थीरिया ही वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास मेम्ब्रेन की कोई फॉर्मेशन नहीं, बल्कि हमारे पास जो स्किन एक तरीके से मेम्ब्रेन है उसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है। बाकी फेरेंजियल, लेरेंजियल, नेजल, इसमें हमारे पास फॉर्मेशन होगी किसकी? सीडोमेम्ब्रेन की, बट नॉट फॉर द केस ऑफ क्यूटेनियस डिप्थीरिया। तो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर दिया फॉर डिप्थीरिया, बट आप डायग्नोसिस कैसे बनाओगे कि दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ डिप्थीरिया? सो फॉर डायग्नोसिस इट्स क्वाइट सिंपल। सबसे पहले अगर फेरेंजियल डिप्थीरिया का केस है, सो आपने थ्रोट स्वैप करवा लेना है पेशेंट का, जिससे क्या होगा? कल्चर करेंगे ऑर्गेनिज्म की, और अगर कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया आ जाता है कल्चरिंग में, सो पॉजिटिव हो जाएगा कि ये केस किसका था? डिप्थीरिया का था। ये मेम्ब्रेन किसकी वजह से थी? कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से। और केस हमारे पास क्या हुआ? दैट इज ऑफ डिप्थीरिया। और दूसरा टेस्ट है हमारे पास शिक्स टेस्ट। अब शिक्स टेस्ट में क्या करना है कि आपने पेशेंट की लेफ्ट फोर आर्म और राइट फोर आर्म को ले लेना है। राइट फोर आर्म पे आपने डिप्थीरिया टॉक्सिन को इंजेक्ट किया, कितना ml? 0.2 ml इन द राइट फोर आर्म। इसी तरह फॉर द लेफ्ट फोर आर्म आपने वही सेम कंसंट्रेशन रखी, बट इस टाइम आपने इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन को इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करने के बाद आपने पेशेंट को मॉनिटर करना है कि वेदर अब कोई स्किन चेंजेस आती हैं या नहीं आती। अगर स्किन चेंजेस नहीं आ रही, सो इसका मतलब कि हमारा टेस्ट जो था वो नेगेटिव हो गया। इससे क्या पता चलेगा कि जो हमने टॉक्सिन इंजेक्ट किया था वो पेशेंट के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज थी जिन्होंने उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कि पेशेंट इम्यून है। इसी तरह अगर पॉजिटिव फाइंडिंग्स आ जाती हैं स्किन पे ऑफ फोर आर्म, इसका क्या मतलब हुआ? कि पेशेंट में एंटीबॉडीज नहीं है जिन्होंने न्यूट्रलाइज नहीं किया उस टॉक्सिन को जो हमने इंजेक्ट किया था। और इसी तरह यह भी हो सकता है कि फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग हो। अब फॉल्स पॉजिटिव फाइंडिंग में क्या होगा कि राइट फोर आर्म पे भी हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी, लेफ्ट फोर आर्म्स पे भी हमें फाइंडिंग मिलेंगी, लेकिन काफी स्मॉल इन साइज होंगी एज कंपेयर टू द वन दैट वी ऑब्टेन्ड इन द पॉजिटिव वन इन द राइट फोर आर्म। और फॉल्स पॉजिटिव हमें क्या बताएगा? कि ये एक्चुअली में एक एलर्जिक रिएक्शन है to the toxins that we injected in the left as well as in the right forearm। और लास्ट में आ जाते हैं towards heme agglutination test। इसमें this is quite simple कि you just have to measure the antitoxin level in patient serum और determine क्या whether this patient is of diphtheria or not। और ये टेस्ट इतना एक्यूरेट है कि इसमें शिक्स टेस्ट जो कि हमारे पास जो अभी अभी हमने पढ़ा that was more complicated, जिसको एनालाइज करने में भी ज्यादा टाइम लग रहा था और डायग्नोसिस बनाने में भी उसी शिक्स टेस्ट की वजह से ज्यादा टाइम लग रहा था। सो अब प्रेफर्ड टेस्ट हमारे पास है थ्रोट स्वैब एंड हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। हाउ आर यू गोइंग टू ट्रीट दीज पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्थीरिया? ट्रीटमेंट के लिए जरूरी है दैट यू कैटेगराइज द इंडिविजुअल्स इनटू केसेस एंड इनटू कैरियर्स। अब अगर केसेस कंफर्म हो चुके हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है दैट यू आइसोलेट दीज केसेस ताकि फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज को क्या कर सके? रोक सके। आइसोलेट कब तक करना है? फॉर 14 डेज, या जब तक इंफेक्शन फ्री नहीं हो जाता पेशेंट। और आइसोलेशन के साथ साथ इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एडमिनिस्टर डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि
टॉक्सिन ही वो रीजन था जिसकी वजह से सीडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो रही थी और रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी। सो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन एज सून एज पॉसिबल आपने एडमिनिस्टर करना है थ्रू IM, और डोज एज सच आपके लेवल पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी अगर याद करनी हो तो 40,000, 80,000 या 120,000। इस तरह टॉक्सिन जो प्रोड्यूस कर रहा है बैक्टीरिया, उसकी न्यूट्रलाइजेशन तो हो गई, लेकिन अब जो बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए आपने प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देनी है। एंटीबायोटिक्स में हमारे पास पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन की तरफ जा सकते हैं। और इसी तरह अगर कैरियर्स हैं जो कि साइंस एंड सिम्टम्स शो नहीं कर रहे, इसमें आपने किसी भी एंटीटॉक्सिन की तरफ नहीं जाना, जस्ट एंटीबायोटिक देने हैं ताकि जो बैक्टीरियाज हैं वो किल हो सके। और एंटीबायोटिक सेम है, लेकिन प्रेफर्ड वन एरिथ्रोमाइसिन। और अगर किसी इंडिविजुअल का कांटेक्ट हो जाता है विद द केसेस, हाउ आर यू गोइंग टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डिजीज इन दोज इंडिविजुअल्स? सो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री नोट करो। अगर पेशेंट इम्यूनाइज्ड नहीं है, सो एज सून एज पॉसिबल आपने एंटीटॉक्सिन की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है विद एंटीबायोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, एज वेल एज आपने उस पेशेंट की इम्यूनाइजेशन करवानी है एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अगर इंडिविजुअल इम्यूनाइज्ड था थ्रू DT वैक्सीन और इस इम्यूनाइजेशन को 2 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है, सो आपने जस्ट बूस्टर डोज की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है ताकि प्रिवेंट किया जा सके डिप्थीरिया को। बट अगर 2 साल से कम का अरसा गुजर चुका है, सो किसी भी तरीके की बूस्टर डोज की जरूरत नहीं, और इस तरह यू आर गोइंग टू प्रिवेंट डिप्थीरिया फ्रॉम फॉर्मिंग इन अ इंडिविजुअल।